सुधा जल्दी करो, देरी हो रही है मुझे। न जाने क्या करती रहती हो, तुम्हारा तो काम ही ख़त्म नहीं होता। सुदीप ने आवाज़ लगाई तो सुधा जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग भागती हुई बाहर आई। सॉरी सुदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुधा बूझे मन से वहीं सुदीप को जाते हुए देखती रही। काश सुदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुधा अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चे के स्कूल जाने की तैयारियों में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की सफाई करते हुए वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही नहीं पहचान पाई। सोनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे समय से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने काले बाल जिससे कभी सुधा को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनका इस तरह बेतरतीबी से बंधा हुआ जुड़ा देखकर उसे बहुत तकलीफ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया उसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सुधा का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुधा की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उसे मन करता था। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दीदी हमेशा कहती, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे जो वर ले जाएगा वह बड़ा ही सौभाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने की चाह न जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे सुधा तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ न होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फ़ोन में देखा सुदीप की फ़ोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उसे उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा, उधर से आवाज़ आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फ़ोन उठाने में सुधा, क्या कर रही थी? जी वो, अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुदीप ने फ़ोन काट दिया। सुधा कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चे को जल्दी डिनर कराकर उसे रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी सारे काम कर लूँ तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो, आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तुम्हें उनके साथ तो बैठना है नहीं, फिर यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? सुदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जूड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सब नाश्ता और औपचारिक मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार और उनके बीच चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम करने ही नहीं देना चाहिए, वह घर के काम करने में ही ठीक लगती है। तभी सुदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध कर रखो उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता है। घूंघट करके जब औरतें घर में रहती थी, घरों के बाहर नहीं जाती थी और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती हैं। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या ज़रूरत है यह सब महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और वुमेन एम्पावरमेंट का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुधा को सुदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा भट्टी में झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई क्योंकि बात सिर्फ उसके सम्मान की नहीं थी, बात समस्त नारी जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारे सुदीप और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें करती ही क्या है। काश तुम लोग यह समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। काश तुम लोग यह समझ सकते कि औरत क्या है। औरत को तुम लोगों की तरह छल करना आता तो इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। मुझे तुम जैसे खोखले विचार वालों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए सुधा लॉन में खुली हवा में सांस लेने चल दी। सुदीप और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें आज किसी ने आईना दिखा दिया और वह आईने में अपना चेहरा देख नहीं पा रहे हैं।